सबसे बड़ी खबर तो यही है हमारे लिए आज साथियों कि हमने जो 23 मार्च 2026 को देश में लगभग 100 सांसदों का घेराव किया था और उसका प्रभाव ये पड़ा कि लोकसभा में मामला उठ गया ठगी पीड़ितों का, चिटफंड के पीड़ितों का, कि उनके भुगतान को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। सबसे बढ़िया तरीके से चंदौली से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह, उन्होंने हमारी बात को रखा। हालांकि बट्स एक्ट का नाम लेने से वो भी घबरा गए या कंफ्यूज हो गए और उसका कारण भी मैं बताता हूं, लेकिन उन्होंने काफ़ी विस्तार से बात रखी और कई कंपनियों का नाम भी अपने उद्बोधन में लिया। अन्यथा लोग सारा इंडिया तक सीमित रह जाते हैं, उससे आगे की बात नहीं करते हैं। तो धन्यवाद वीरेंद्र जी का कि कम से कम उन्होंने हमारी बात को संसद में उठाया। इसी तरह अभी पिछले दिनों जब बाराबंकी गया था वो निर्दलीय सांसद, क्या नाम है, चंद्रशेखर आजाद, नगीना वाला, तो हमारे साथियों ने वहां उसको ज्ञापन दिया था और उसने उस सभा में वादा किया था कि मैं बट्स एक्ट को लोकसभा में उठाऊंगा, लेकिन उसने अपने उद्बोधन में केवल सारा इंडिया की ही बात की, बट्स एक्ट भूल गया या जानबूझकर नहीं शब्द बोला। जब उसे नगीना में भी हमारे साथियों ने परसों, हमारे मास्टर वीर सिंह जी ने और अन्य साथियों ने मिलकर, सैनी साहब वगैरह ने उसको ज्ञापन दिया था, लेकिन भूल गया। कोई बात नहीं, और भी कई सांसदों ने मामला उठाया, तो उठा है मामला तो बहुत सारे लोगों तक ये खबर पहुंची होगी कि हाँ अब संसद में इस पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा को साथियों और तेज करवाना है तो जहां जहां प्रदर्शन आपने नहीं किए हैं, सांसदों के घेराव नहीं किए हैं, वहां वहां कर लें। अभी समय इस काम को तमाम साथी कर लें और जो घेराव नहीं कर सकते वो अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को डाक द्वारा ज्ञापन भेज दें, ताकि उन्हें पता चले कि अब आप जागरूक हो रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो और आपकी बात को ये संसद गंभीरता से ले और इसे पता चल जाए कि अगर अब आपका भुगतान नहीं किया तो आप 31 जुलाई 2026 को न केवल संसद घेरोगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर उसे भी घेरोगे, सुप्रीम कोर्ट को घेरोगे, साथ साथ देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के मुख्यालय को भी नई दिल्ली में घेरा जाएगा। और इस घेराव के लिए हमें कम से कम 5 लाख साथियों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम इतना करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सबका भुगतान, सुरक्षा, सम्मान सुनिश्चित हो जाएगा और हमारा देश भी ठगमुक्त, बेईमान रहित, अपराधी विहीन राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा। क्योंकि साथियों, सरकार आपके साथ लगातार धोखा कर रही है। सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, चूंकि ये जो मामला उठाया सांसदों ने, चाहे वो वीरेंद्र सिंह रहे हों या चंद्रशेखर या कोई और दूसरे सांसद, उन सब ने उस विधेयक पर चर्चा के दौरान उठाया जो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए आ रहा है, या जिसे दिवालिया संशोधन विधेयक भी कह देते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों निरसन विधेयक भी सरकार लाई थी, जिसमें यही व्यवस्था है कि बट्स एक्ट से कंपनियों को और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को अलग कर दिया जाए ताकि आपका भुगतान ना हो सके। दिवालिया संशोधन विधेयक भी उसी का आगामी रूप है, जिसमें ये व्यवस्था की जा रही है कि सहकारी समितियों को और कंपनियों को जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं उनको बट्स एक्ट से बाहर कर दिया जाए और आप धक्के खाते रहें, कभी कोई सीआरसी रिफंड पोर्टल के, कभी कोई सेबी रिफंड पोर्टल के, कभी कोई एनसीएलटी के, कभी कोई लिक्विडेटर के। एनसीएलटी ही दिवालिया प्रक्रिया को संपन्न करती है और जो कंपनी दिवालिया घोषित कर दी जाती हैं उनका पैसा सरकार का हो जाता है और सरकार किसी भी निवेशक को वो पैसा वापस नहीं करती, चूंकि सरकार के ही कर्जे इतने होते हैं उन कंपनीज पर कि निवेशकों को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो सरकार आपके धन को हड़प जाना चाहती है जो उसी के पास है, केंद्र सरकार के पास है। और बट्स एक्ट साथियों एक ऐसा कानून है, केंद्रीय कानून है, संसद ने सर्वसम्मति से बनाया है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो आप चाहे
किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हो, चाहे कंपनी के, चाहे फर्म के, चाहे निधि के, चाहे एनबीएफसी के, चाहे रियल एस्टेट के, चाहे एसएसजी के, चाहे किसी प्राइवेट बैंक के या किसी और जुगाड़बाजी के, आपका पैसा, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना सरकार को कलेक्टर द्वारा आपको वापस करना है। लेकिन एक पेच और है, इस एक्ट की धारा में एक और व्यवस्था है कि जो मामले मल्टी स्टेट हों उनकी मुकदमे भी सीबीआई डील करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उनके लिए, और भुगतान भी सेंट्रल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के माध्यम से वापस होगा आपका। तो ज़्यादातर मामले, चाहे वो सहारा इंडिया समूह से जुड़े मामले हों, चाहे पीएसएल पल्स से, चाहे साईं प्रसाद से, चाहे केबीसीएल से, चाहे करम भूमि से, चाहे टोगो से, चाहे जीसीएस से, चाहे बाइक बोट से, चाहे सागा ग्रुप के, चाहे आदर्श के, नवजीवन के, संजीवनी के, समृद्धा के, साईं प्रकाश के, रोज वैली के, पिनकॉन के, कैलकाम के, कैमुना के, अल्केमिस्ट के, ये सब मामले मल्टी स्टेट हैं, यानी कई राज्यों तक फैले हुए हैं इनके पीड़ित। तो ऐसे तमाम मामलों में तो भुगतान भी केंद्र सरकार को करना है। ये जो कुछ धूर्त मूर्ख, गाली क्या दूं इन सूअर के पिल्लों को, जो बहकाते रहते हैं कि साहब स्टेट पर दबाव बना लेंगे तो स्टेट हमारा भुगतान कर देगा। साथियों, स्टेट के लिए संभव नहीं है आपका किसी का भी भुगतान, क्योंकि आपकी जो आपके पैसे से जो खरीदी गई प्रॉपर्टीज थी या अकाउंट्स में जमा राशि थी, वो सारी सरकार ने ईडी, सीबीआई, एसओजी वगैरह के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में कर रखी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में है, कानून भी यही कह रहा है कि मल्टी स्टेट मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट भुगतान करेगी या फिर वो फंड रिलीज करे स्टेट को और स्टेट अपने जिला कलेक्टर को दे, तब भुगतान हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अंततः दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही बनाना पड़ेगा। स्टेट तो हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहां से दें। प्रॉपर्टी तो सारी ईडी ने और सीबीआई ने जब्त कर रखी है, सेबी ने जब्त कर रखी है, सीआरसी के पास है, एनसीएलटी के पास है, एसएफआईओ के पास है। तो डीएम बेचारा कर क्या लेगा, तहसीलदार कर क्या लेगा। कई तहसीलदारों ने कोशिश भी की, कई डीएम ने की प्रयास कई जगह, लेकिन उनकी कार्रवाई को पास ओवर करते हुए तमाम वो प्रॉपर्टी पुनः ईडी ने अटैच कर ली। पीएसएल जैसी कंपनी में ईडी को घुसा दिया गया, सहारा की तमाम में ईडी घुसी पड़ी है, टोगो वाली में, जीसीए वाली में, किसी को भी देख लो, मतलब आप साईं प्रसाद, साईं प्रकाश वगैरह की, समृद्धा जीवन वगैरह वगैरह के बीसीएल। कई तो ऐसी हैं सागा जैसी जिनकी पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी कोई प्रॉपर्टी है भी या नहीं, लेकिन उन पे भी लिक्विडेटर बिठा दिया। तो ये सारा सरकार का छल है, धोखा है। इसे समझने की बहुत आवश्यकता है। ये जो लोग आपको भ्रमित करते रहते हैं, ये हरामखोर हैं, पक्के गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, आपके पैसे से फायदा ठगों को पहुंचा रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, सत्य आप तक पहुंचने नहीं देते। तो ऐसे धोखेबाज लोगों से भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। जो काम हम बताते हैं वो कर लोगे तो सबका भुगतान हो जाएगा। हमारे आंदोलन के कारण ही आज आप देखते हो कि सेबी एक्टिव हो रहा है कि नहीं, हम तो कर रहे हैं, 30,000 तक कर रहे हैं, सीआरसी में कह रहा है 10 लाख तक दे देंगे। क्योंकि उसे पता है कि अगर नहीं देगा, इस तरह की झूठी घोषणाएं नहीं करेंगे, लोगों को भ्रमित नहीं करेंगे, तो ये सब मदन लाल आजाद की बात मान लेंगे, बर्ड्स एक्ट पे आ जाएंगे। और बर्ड्स एक्ट पे आ गए तो सबको जमा राशि का 2 से 3 गुना देना पड़ेगा फिर तो इस भय से सरकार कुछ झूठी घोषणाएं करती रहती है, और उन्हीं घोषणाओं को लेकर के तमाम धूर्त किस्म के लोग, जिन्हें अपनी चंदे की चाकरी करनी है, दुकानें चलानी है, वो आपको भ्रमित करते रहते हैं। तो साथियों, मेरा कहना यही है कि ऐसे धोखेबाज लोगों से जो बार बार आपके साथ धोखा कर रहे हैं, उनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला उतना सरल नहीं है जितना आपको लग रहा है। मुझे याद आता है जब बर्ड्स एक्ट बनाया जा रहा था संसद में, हमने इसके लिए बहुत संघर्ष किया, और चूंकि बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम उस वक्त हो चुका था, और उसमें देश के 2 लाख से ज़्यादा ऑन ड्यूटी सैनिक फंस गए थे।
1250 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली थी, जिनमें राष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल थे, प्रधानमंत्री के भी शामिल थे, कई वैज्ञानिकों ने आत्महत्या कर ली थी, कई बड़े आईपीएस ऑफिसर सुसाइड के कगार पर पहुंच गए थे। बहुत मामला चल रहा था, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा मामला था, हम ही चला रहे थे तमाम चीजों को कि भाई कोई ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए देश में जिससे ठगी पीड़ितों का भुगतान हो। ये सेबी, तब तक सीआरसी तो नहीं था, लेकिन सेबी तो था, पीएसीएल जैसे मामलों में, और बहुत सारा रोज उसके में क्या बोलते हैं उसको, जेकेबी और वो कुबेर वगैरह के मामले में बहुत सारी कंपनियों का तब भी जो है सेबी के पास था। तो लेकिन भुगतान तो हो नहीं रहा था, बहुत सारी कमेटी बनी हुई थी, सारा इंडिया का मामला 2012 से पेंडिंग चल रहा था सेबी के पास ही। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पश्चात लिक्विडेटर किसी का पैसा दे ही नहीं रहे थे। 2002 से मामले लटके पड़े थे, 40,000 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लिक्विडेटर अपॉइंट थे, अब तो ज्यादा हो गए, लेकिन किसी का भुगतान तो हो नहीं रहा था। कंपनी एक्ट में भी प्रोविजन था, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया था, उससे भी पैसा नहीं मिल रहा था। चिट एंड मनी सर्कुलेशन, प्राइज मनी सर्कुलेशन एक्ट में भी प्रोविजन था, लेकिन वो भी बेकार हो चुका था। पीआईडी एक्ट्स में प्रोविजन था पैसा वापसी का, वो भी बेकार हो चुका था, क्योंकि वो टाइम बाउंड एक्ट नहीं थे। तो एक टाइम बाउंड एक्ट की देश को जरूरत थी, ताकि उन दिनों लगभग जो है 20 करोड़ ठगी पीड़ित थे 2019 में, लेकिन आज तो 100 करोड़ हो चुके हैं। तो इसके लिए हमने एक संघर्ष किया उन फौजियों की पीड़ा के लिए, और ये कानून संसद में आया, इस पर बाकायदा ऑर्डिनेंस भी आ गया। और वो कहते हैं कि जब संयोग बनते हैं तो बहुत सारे संयोग बन जाते हैं। उधर बंगाल का चुनाव भी था, वेस्ट बंगाल का, तो सरकार वेस्ट बंगाल जीतना चाहती थी, मोदी सरकार किसी भी मूल्य पर। और वहाँ शारदा और रोज वैली जैसे, पिनकोन जैसे, और कई सारे क्या क्या नाम हैं उनके, कलकत्ता बेस्ड बहुत सारी कंपनियां थी, उनको लेकर के ममता को घेरा जा सकता था। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ठगी पीड़ित थे, तो बट्स एक्ट ले आए, ये आनन फानन में आधी रात को ऑर्डिनेंस के माध्यम से लागू कर दिया। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट तक किया गया उसी मामले में सीबीआई द्वारा। लेकिन बाद में पता चला कि मामला गलत हो गया, इतना सख्त कानून बन गया है कि आज अगर ममता बनर्जी को जेल भेज दिया गया तो कल नरेंद्र मोदी को भी जेल जाना पड़ेगा, अमित शाह को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो सब ठगी हैं। इसका एक और उदाहरण है साथियों, अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद हुआ करते थे कुमार दानिश अली। इस बार वो शायद चुनाव हार गए, पार्टी से भी निकाल दिया था उसी वक्त उनको बीएसपी ने। उन्होंने ये मामला बहुत प्रमुखता से और सख्ती के साथ उठाया था। उसी दिन रात को मायावती ने उनको हटा दिया था, पद से ही निकाल दिया था पार्टी से। तो आप समझ सकते हो कि जो मायावती बहुजनों की नेता हैं, गरीबों की, मजदूरों की नेता कहती हैं स्वयं को, उन्होंने चिट फंड का मैटर, बट्स एक्ट मामला उठाने पर अपने ऐसे सांसद को निकाल दिया था जो अपने आप में मतलब एक तोप चीज है। कुमार दानिश अली कोई ऐसा वैसा नहीं है, मतलब खानदानी रईस भी है। याद होगा आपको, नहीं है याद तो कर लो, जैसे संसद में एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी, मुल्ला वगैरह बोल दिया था, बाद में उसका भी टिकट काटा। खैर भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी नहीं पहुंचने दिया संसद में, वो भी ठग था पक्के वाला, बीजेपी का सांसद भी। तो ठगों की ताकत इतनी है साथियों कि वो सांसदों तक को पार्टियों से बाहर करवा सकते हैं। अगर कोई मिनिस्टर भी बोले तो मिनिस्टर को भी अपनी मिनिस्ट्री खोनी पड़ सकती है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर बोले तो चीफ मिनिस्टर को भी अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। इतनी ताकत है ठगों में, क्योंकि कई सारे ठग ही चीफ मिनिस्टर हैं आज। जो वो हेमंत विश्व शर्मा, क्या है नाम है उसका, असम वाला, वो ठगी तो है, उसका नाम था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है ठगी का, पूंजी स्कीम्स का ही। और बहुत सारे हैं। एक वो गजेंद्र सिंह शेखावत है जोधपुर वाला, जो मिनिस्टर है मोदी के साथ, बिजली मंत्री है शायद, संजीवनी में, उसी की है संजीवनी। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आरएसएस के बड़े नेताओं की है, मुकेश मोदी, राहुल मोदी वगैरह जो हैं। और पीएसीएल में खुद अटल बिहारी वाजपेयी के पैसे लगे हुए थे। सहारा में तो कोई ऐसा नहीं होगा देश का, चाहे वो कांग्रेस का सांसद हो, नेता हो, बीजेपी का हो, या किसी और दल का, ये अपना दल वगैरह जो है, इनका भी पैसा है उसमें। सहारा में तो सबके वो उठा के देख लोगे आप, क्या बोलते हैं, चुनाव के समय जो ये वो
डिक्लेरेशन एक फाइल करते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है किस किस प्रत्याशी का, तो सबका आपको सहारा इंडिया PACL वगैरह में मिल जाएगा। तो सभी ठगी पीड़ित हैं, लेकिन उनको अवसर प्राप्त हैं कि अगर उनके करोड़ 2 करोड़ कहीं डूब भी गए तो 50 करोड़ कमा सकते हैं। तो इन्हें इसलिए उस पीड़ा का एहसास नहीं है। साथियों, जो भी साथी दोस्त मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। कोई भी शिकायत है, कोई भी अगर, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।